गुड मॉर्निंग बच्चों। अब तक हम लोगों ने अध्याय 3 में पढ़ा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि दो चर वाले रैखिक युग्म के समीकरणों को ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे। इसके पश्चात हम लोगों ने इसको बीजगणितीय विधि से हल करने के तरीकों के बारे में जानकारी ली है, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुण विधि। इन नियमों के आधार पर हम लोग समीकरणों को हल करते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिनमें हम इन तीनों विधियों का उपयोग तो करते हैं लेकिन सीधे तौर पर नहीं कर पाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जिन्हें हल करने के लिए उसको इन तीनों रूपों में परिवर्तित करना पड़ता है। इस प्रकार के समीकरणों को हम लोग कहते हैं दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। यानी कि रैखिक समीकरणों में उनको हम बदल करके तब जो विधियां आपको सुझाई गई हैं, जो बताई गई हैं, उसके अनुसार हम लोग उसका हल करते हैं। सीधे तौर पर वह एक रैखिक समीकरण नहीं होते हैं, इसलिए यह आवश्यकता पड़ती है कि उन्हें हम रैखिक समीकरणों में बदलें। यहाँ पर जो उदाहरण लिया गया है वह एक इबारती प्रश्न का उदाहरण है। आपको सीधे सीधे प्रश्न दिए जाएंगे और उन प्रश्नों के आधार पर आप उन्हें सबसे पहले रैखिक समीकरणों में बदलेंगे और उसे हल करेंगे। आइए इस इबारती प्रश्न के आधार पर सबसे पहले हम लोग रैखिक समीकरण बनाने का प्रयास करें, उसके पश्चात उसे हल करेंगे। क्या है इबारती प्रश्न, देखा जाए। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए। निश्चित तौर पर यह एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक उदाहरण है। अब हम इस इबारती प्रश्नों के दिए गए कंडीशंस के आधार पर, प्रतिबंधों के आधार पर हम रैखिक समीकरण का निर्माण करेंगे। आइए, पूछा गया है रेलगाड़ी की चाल एवं बस की चाल, तो हम इसे ही चर राशि मान लेते हैं। रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। अब प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त को पढ़ते हैं। यहां से प्रथम शर्त आपका शुरू होता है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है। निश्चित रूप से 60 किलोमीटर यदि रेलगाड़ी द्वारा तय करती है तो शेष दूरी अर्थात 300 ऋण 60 यानी कि 240 किलोमीटर की दूरी आएगी, वह बस के द्वारा तय किया जाएगा। अब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा अगर चला समय और 240 किलोमीटर बस द्वारा चला समय यदि जोड़ दिया जाए तो वह 4 घंटे के बराबर हो जाएगा। स्पष्ट है इस कंडीशंस के आधार पर। तो यहाँ पर देखते हैं 60 किलोमीटर रेलगाड़ी में लगा समय। कितना समय रेलगाड़ी में लगता है, जरा उसको हम इस सूत्र दूरी बटे चाल के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो 60 बटे x घंटा हमें प्राप्त हो जाता है। दूरी है 60 किलोमीटर और चाल है उसकी यानी कि रेलगाड़ी की चाल है x, तो समय हो गया 60 बटे x घंटा। इसी प्रकार शेष दूरी जो यानी कि 360 ऋण 60 किलोमीटर यानी कि 300 ऋण 60 बराबर 240 किलोमीटर की दूरी बनती है वह बस के द्वारा। अब बस में लगा समय तो दूरी बटे चाल, तो दूरी है 240 किलोमीटर और चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय हो गया 240 बटे y घंटा। अब 60 बटे x घंटा का समय लगा है रेलगाड़ी में और 240 बटा y घंटे का समय लगा है वह
बस में, तो दोनों अगर समयों को जोड़ देते हैं तो 4 घंटे के बराबर होगा। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या लिखा गया है, कुल लगा समय बराबर 4 घंटा। अर्थात बस का समय निकाल लेते हैं 60/x, सॉरी रेलगाड़ी का समय निकाल लेते हैं 60/x, और धन बस का समय लगा लेते हैं 240/y, और इन दोनों को जोड़ के बराबर कर देते हैं या 4। अब इसे 4 से हम दोनों पक्षों में भाग दे सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा 15/x और धन 60/y बराबर 1। अब इस तरीके से एक समीकरण 1 का निर्माण हो गया है। समीकरण 1 को देखने से स्पष्ट है कि यह जो है एक रैखिक समीकरण नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं है। अगर x और y ऊपर होते तो निश्चित रूप से यह एक रैखिक समीकरण होता, लेकिन दोनों नीचे की तरफ है, दोनों का जो घातांक है वह 1 नहीं है, ऋण 1 है जो कि 1 नहीं है, इसलिए यह एक रैखिक समीकरण नहीं है। अब आते हैं जो दूसरे प्रतिबंध दिया गया है, दूसरी शर्त दिया गया है, उसके अनुसार किस प्रकार का समीकरण बनता है। देखिए, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। पहले कितने लग रहे थे, 4 घंटे, अब 10 मिनट अधिक लग रहा है। इसका मतलब उसका कुल समय जो हो जाएगा 4 घंटा 10 मिनट का समय कुल लगेगा। देखते हैं 100 किलोमीटर रेलगाड़ी में लगा समय, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी में लगा समय बराबर दूरी बटे 4 के माध्यम से 100/x घंटा हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार शेष दूरी अर्थात कि 200 किलोमीटर दूरी, कुल दूरी तो 300 किलोमीटर दिया ही गया है, तो अगर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है तो शेष दूरी जो 200 किलोमीटर है वो बस के द्वारा तय की जाएगी। तो 200 किलोमीटर बस में लगा समय बराबर 200/y घंटा, 200/y घंटा। यहाँ पर मात्रक है आपका घंटा। अब प्रश्नानुसार 100/x घंटा तो रेलगाड़ी में लग गया, 200/y घंटा तो बस में लग गया, तो कुल कितना समय लग गया, तो कुल लगा समय प्रश्नानुसार कुल लगा समय 4 घंटा 10 मिनट दिया गया है। अब यहाँ पर एक 10 मिनट दिया गया है और ये 4 घंटा है, दोनों को एक मात्रा का घंटा में बदलने पे इस 10 को हम 10/60 घंटा लिख सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 घंटा 10 मिनट का जो समय है उसको हल करने पर हम 25/6 घंटा का बना सकते हैं। अब प्रश्नानुसार यही 25/6 घंटा इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पे लिखा गया है कि 100/x धन 200/y बराबर 25/6। यहाँ पर दोनों पक्षों में हम 25 से भाग दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4/x और धन 200/y बराबर 8/y बराबर 1/6। समीकरण नंबर 2 का निर्माण होता है। समीकरण नंबर 2 में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यह भी इसकी घात, इन दोनों की घात मिलाकर ऋण 1 है, अर्थात यह भी एक रैखिक समीकरण नहीं है, लेकिन दोनों में एक समानता है कि यहाँ पर भी नीचे की तरफ x है और नीचे की तरफ y है, और समीकरण नंबर 2 में भी नीचे की तरफ x है और नीचे की तरफ यानी कि दोनों के जो घातांक है वह -1 के प्रकार का है। तो यह यहाँ से प्रतिस्थापन करना आसान हो जाता है। अब हम प्रतिस्थापन क्या करेंगे, पुनः मानते हैं कि 1/x बराबर p, तो यहाँ पर भी 1/x की जगह पर p रखा जा सकता है और यहाँ पर भी 1/x की जगह पर p रखा जा सकता है, तथा 1/y को हम मान लेते हैं q। तो जब p और q को 1/x तथा 1/y की जगह प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बदल करके समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 में हो जाते हैं। तो जरा देखते हैं समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 किस रूप का होता है। तो देखिए, अगर समीकरण नंबर 1 में 1/x की जगह पर p और 1/y की जगह पर q रखा जाए तो यह मिलता है हमें 15p धन 60q बराबर 1। 15p धन 60q बराबर 1 समीकरण नंबर 3। यह समीकरण नंबर 3 जो है वह 1 से प्राप्त किया गया है। और समीकरण नंबर 2 में यदि हम रखते हैं 1/x की जगह पर p और 1/y की जगह पर q, तो समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त होता है 4p धन 8q बराबर 1/6। यह समीकरण नंबर 4 मिला, जो कि समीकरण नंबर
2 के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम विलोपन विधि अपनाने का प्रयास करेंगे। हम चाहें तो प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर भी करके हल कर सकते हैं, हम चाहें तो बीजगणन विधि भी अपना करके इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस तरीके से मानते हैं तो सबसे आसान होता है कि विलोपन विधि का उपयोग किया जाए, और यदि नहीं हो पाता है तो बाकी विधियों का हम उपयोग करते हैं। आइए यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं कि विलोपन विधि करने से क्या फायदा हुआ। देखिए समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 को हमें देखने से स्पष्ट होता है कि यदि हम p को विलोपित करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर 4 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर 15 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम यही काम कर लेते हैं। इसमें समीकरण नंबर 3 में हम 4 का गुणा कर लेते हैं और समीकरण नंबर 4 में 15 का गुणा कर लेते हैं। जो मान यहाँ पर, जो अंक यहाँ पर है उसका गुणा यहाँ कर देते हैं और जो यहाँ पर अंक है उसका गुणा यहाँ कर देते हैं, तो यह दोनों के मान बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण नंबर 3 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 60p धन 240q बराबर 4। अब इसको समीकरण नंबर 5 जो कि समीकरण नंबर 3 से प्राप्त हुआ है, और जब इसमें हम 15 का जब गुणा करेंगे तब 15 चौके 60 यानी 60p धन 120q बराबर ऋण 15/6। यह समीकरण नंबर 6 से जो है समीकरण नंबर 4 से प्राप्त हुआ है। अब इन दोनों को घटाने पे देखिए घटा दिया गया, लिखा गया घटाने पे, तो 60p जब चिन्ह बदल जाता है, जब घटाने का काम करते हैं तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो 60p कट गया, 240 और ऋण 120q आया, और 4 ऋण 15/6 को जब सॉल्व करेंगे तो 9/6 में प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से यदि q बराबर निकालना चाहें तो 9/6 और गुणे 1/120, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/80, यानी कि q का मान मिल गया हमें 1/80। अब q का मान समीकरण नंबर 3 अथवा समीकरण नंबर 4 किसी एक में रखने पर हम p का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए q का मान समीकरण नंबर 3 में रखा गया है, तो यहाँ से 15p धन 60 गुणे 1/80 बराबर 1, इसको सॉल्व किया गया है और सॉल्व करने पर पक्षांतर कर दिया गया है। तो 15p बराबर 1 ऋण 3/4, इसको सॉल्व किया गया था 1/4। अब यहाँ से p का मान निकालने के लिए 15 को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो 1/4 गुणे 1/15 हो जाएगा, तो 1/60 हमें प्राप्त होगा। लेकिन p और q जो है वह 1/x और 1/y है, जैसा कि माना गया था। तो यदि p बराबर 1/60 है तो 1/p बराबर 60 ऊपर 1 नीचे। तो यहाँ से x = 1/p कर सकते हैं, तो 1/60 या 60 ऊपर गए तो 60 आया, और y बराबर 1/q बराबर 1/80, यह 80 हो गया। अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो रैखिक समीकरण युग्म में नहीं है उनमें कुछ मानों को प्रतिस्थापित करने पर वो जो समीकरण है वह एक रैखिक समीकरण में बदल जाते हैं, जिनकी सहायता से हम इनके मानों को हल कर सकते हैं। इसी पर आधारित आपके लिए असाइनमेंट दिए जा रहे हैं। उस असाइनमेंट के साथ ही क्या प्रतिस्थापन विधि, आपको क्या मान किसके जगह प्रतिस्थापित करना है वह भी दिया जा रहा है। उस प्रश्न को देख करके उसके अनुसार प्रतिस्थापन करते हुए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें और हमें भेजने का प्रयास करें ताकि उसका मूल्यांकन हो सके। धन्यवाद।